ये रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए आफाक, रिकॉर्डिंग जी आ रही सर, है? हो हो रही रही है। है सर। हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स और रीनल सिस्टम पढ़ रहे थे। तो जो हमारा पहला लेक्चर था लास्ट टाइम, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना, उसके बारे में बताया था। आज उसी की कंटिन्यूशन में हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको बता दिया था कि ये है इंटरसेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। Extracellular fluid compartment again subdivided into plasma and interstitial fluid, and they are connected with the membrane. इनके दरमियान जो है वो एक्सचेंज होती है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाले। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम थोड़ा सा ना ये इसमें केमिस्ट्री वाली जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, मोल, ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल, ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैरिटी, ये टर्म जो है ना ये हम यूज़ करेंगे। और ये मत सोचें कि ये हमें मेडिकल के सिलेबस में ये क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है। हमारा काम तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो ये जो है ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जिसको इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, उसके लिए पेशेंट मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसकी रीज़न, उसकी मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ कि देखें, जब भी आपने एक पेशेंट को आईसीयू में मैनेज करना है ना, या उसका फ्लूइड जो है वो मैनेज करना है। पेशेंट आपके पास आता है डिहाइड्रेशन के साथ, उसको पानी की कमी हुई है, आपने उसका फ्लूइड जो है वो मैनेज करना है। तो जब तक आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैरिटी का, तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते पेशेंट को, स्पेशली आईसीयू का जो पेशेंट है। अब देखें, एसिडोसिस होती है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो पेशेंट होता है ना आईसीयू में, उनको एसिडोसिस भी हो सकती है, एल्कोलोसिस भी हो सकती है। एसिडोसिस फिर आगे मेटाबॉलिक होती है और रेस्पिरेटरी भी हो सकती है। इसी तरह एल्कोलोसिस मेटाबॉलिक भी हो सकती है और रेस्पिरेटरी भी हो सकती है। तो ये हम एबीजीज करते हैं, एबीजीज के बाद आर्टीरियल ब्लड गैसेस, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, किसी भी टाइप। अब उसमें एक आती है कि नॉर्मल ए9 गैप वाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होती है इंक्रीज्ड ए9 गैप वाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरह हमारे पास सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जब आते हैं पेशेंट के, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, तो कुछ फार्मूलाज हैं मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन में कुछ फार्मूलाज हैं। उन फार्मूलाज के ज़रिए हम उनकी पेशेंट जो होता है ना, वो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट चीज़। तो इसलिए पेशेंट की मैनेजमेंट में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे तो आप लोग अभी रिसेंटली एफएससी से आए हो, नॉलेज फ्रेश होगा, लेकिन अभी हम इसकी तरफ आते हैं कि हमारे मेडिकल से रिलेटेड इसमें हमने क्या पढ़ना है और इसकी क्या एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो इसको अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट बनाएं। तो ये फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में ये देखें कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो की गई है, ये वाटर है। वाटर जो है उसकी डिफ्यूजन होगी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो सल्यूट जो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, जिनका साइज़ ज़्यादा है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बोर से, होल से नहीं ट्रैवर्स कर सकते, तो वो इधर ही रहेंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, इसमें आप देखें कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है ना, वो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इट इज़ फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा है ना, इसमें जो फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बेसिकली होता है एल्ब्यूमिन की वजह से। तो ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का
में जो अमाउंट है ना वो डिटरमाइंड होती है बाय द बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर इसी तरह इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है कि किसी भी सल्यूट का ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को ले लें तो सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम भी और क्लोराइड क्लोराइड आयंस भी, ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कितने मूव करते हैं, ये ऑस्मोटिक इफेक्ट जो है ये डिटरमाइन करता है कि फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में क्या होगी, यानी आईसीएफ इंटरसेलुलर फ्लूइड और ईसीएफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और उनके कंपार्टमेंट्स में जो सल्यूट का जो इफेक्ट है ऑस्मोटिक इफेक्ट वो डिटरमाइन करता है कि वो कितनी होगी। अच्छा जी, अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अब सबको पता होगी, मुझसे ज़्यादा पता है आपको, कि मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सेलेक्टिव या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो अभी तक आ ही जा रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस, ये आपको पता ही है। मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द, ये वाटर जो है फ्रॉम द region of higher water concentration to the region of lower water concentration through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane। या इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये वाटर है वो लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन से वाली साइड से, यानी ज़ाहिर है जिस तरफ सल्यूट लो होंगे उस तरफ जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, से मूव करता है टुवर्ड्स द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। और वाटर का जो नेट डिफ्यूजन है, जितना वाटर जा चुका होता है एक यानी कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, यानी हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ ऑस्मोसिस। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ अगर होता है तो, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ ऑस्मोसिस, अंडरलाइन कर, इज कॉल्ड एज रेट ऑफ ऑस्मोसिस। गॉट द पॉइंट? आवाज आ रही है तो मुझे बताएगा। यस सर। जी ओके, जी सर। यहाँ तक समझ आ गई है ना, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये डायग्राम है, ये इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये ऑस्मोसिस को शो कर रही है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये देखें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसके थ्रू जो है वो ऑस्मोसिस हो रही है। अब कुछ डेफिनेशंस का कंसेप्ट आप क्लियर करें। सबसे पहले मोल, मोल क्या होता है? मोल बेसिकली किसी कोई भी सब्सटेंस जो है ग्राम में जो होता है उसको मोल होते हैं, और मोर प्रिसाइजली हम इसको कहते हैं कि एक मोल हम उसको कहते हैं कि किसी भी, ये देखें, किसी भी सब्सटेंस का जो मैस है, किसी भी सब्सटेंस का जो मैस है उसके पार्टिकल्स अगर 6.023 यानी 6 इंटू 10 इंटू पावर 23, ये बेसिकली 10 इंटू पावर 23 है, 10 इंटू पावर 23 होंगे तो ये जो है, ये कैसे होगा छोटा, चले ये बाद में मैं कर लूँगा। 10 इंटू 23 पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी सब्सटेंस के जब होंगे तो उसको हम कहेंगे ये है एक मोल, 1 मोल। आ ही जा रहे हैं? अच्छा जी, यानी 1 मोल बेसिकली इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स मोल, लेकिन मोर प्रिसाइजली हम कहते हैं कि ये मास ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन 6 इंटू 0.023 सो व्हाट multiplied by 10 into 23 particles of that substance, इसको हम कहते हैं एक मोल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जितने भी हैं, ये जो 6 इंटू सो ऑन, इसको हम कहते हैं 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1 ऑस्मोल।
अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मोल वाले पार्टिकल 1 osmol हैं, ये जब किसी सल्यूट में चले जाएंगे, एक सोल्यूशन बना देंगे, तो इसको हम मेजर करते हैं इसी ऑस्मोल्स के जरिए। तो 1 osmol इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है, 1 मोल। और 1 मोल आपको पता है कि 6 इंटू 10 की पावर 23 हैं सल्यूट पार्टिकल्स। तो फिर एक सोल्यूशन जो है, डेफिनेटली जो एक सोल्यूशन है जिसमें हम कहेंगे कि इसमें 1 मोल सब्सटेंस है, चाहे वो साल्ट है, चाहे वो ग्लूकोज है, जो भी है, किसी भी सोल्यूशन में जो 1 मोल सब्सटेंस है, वो उसकी कंसंट्रेशन होगी 1 osmol/लीटर, वो 1 लीटर में है। कि कोई भी सोल्यूशन अगर हम 1 लीटर का बनाते हैं, सपोज करते हैं कि हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 जो है पार्टिकल्स वाला, यानी 1 मोल हम उसमें ग्लूकोज डाल देते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है या जो भी सब्सटेंस है, उसकी कंसंट्रेशन है 1 osmol/लीटर। बात पहुंची आप तक या नहीं? जी सर, सुन रहे हैं। सुन तो रहे हो, लेकिन एक कान से सुनो ना, दूसरे कान से निकल ना जाए। मोल मोल का कंसेप्ट क्लियर हुआ? मोल की डेफिनेशन पहले क्लियर जी। करें। हाँ जी। जी सर, समझ लगी। मोल जो है वो बेसिकली 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, 1 मोल। और इसको हम कहते हैं 1 osmol भी। यानी जब ये मोल जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा ना, तो ये पार्टिकल्स होंगे, तो इसको हम कहेंगे मोल। जब इसको हम किसी सोल्यूशन में डाल देंगे ना, तो हम इसको कहेंगे ऑस्मोल। या यूं हम कह सकते हैं कि एक ऑस्मोल और मोल एक ही चीज़ है, बराबर है। लेकिन फ़र्क ये है कि ऑस्मोल जो है वही सब्सटेंस जो है वो पानी में है या किसी सोल्यूशन में है, और मोल जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब फॉर एग्जांपल, अगर 1 लीटर लिक्विड है, पानी है, तो उसमें 1 मोल जब हम डालेंगे सब्सटेंस, तो उसको हम कहेंगे 1 osmol/लीटर। ठीक है जी, ये हो गया मोल और ऑस्मोल का कॉन्सेप्ट। अब ये जो ऑस्मोल है ना, ये एक बड़ा यूनिट है, लार्जर यूनिट है। तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी में मिली ऑस्मोल। मिली, थाउजेंड्स, तो मिली ऑस्मोल मीन 1/1000 ऑस्मोल, ये टर्म यूज होती है, मिली ऑस्मोल। यानी मिली ऑस्मोल का मतलब है 1/1000 ऑस्मोल या मिली ऑस्मोल। अब एक और डेफिनेशन है, ये जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगी ये डेफिनेशन, उस वक्त तक समझ नहीं आएगी। मोलैलिटी और ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी ये तकरीबन एक जैसी टर्म है, इनका दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी ये है कि वो जो मोल हमने पढ़ा है, अब उस कंसंट्रेशन ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लीटर नहीं, इसको हम कहेंगे मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी क्या है कि ये ऑस्मोटिक इफेक्टिव पार्टिकल जो हैं, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर सके सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैलिटी। और यही ऑस्मोलैलिटी जो है, ये लीटर में अगर एक्सप्रेस की जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। स्लाइड शेयर हो रही है, नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, चलें। ये देखिए डेफिनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑस्मोलैलिटी की, मोलैलिटी की और ऑस्मोलैरिटी। यानी बेसिकली जो मोलैलिटी है वही ऑस्मोलैलिटी है,
यानी उसको हम कहेंगे कि किसी भी कोई भी जो सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी कंसंट्रेशन जो है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो होगी उसको हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी। और इसी तरह ही उसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है 1 लीटर में जो होगी उसको हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मीन कि वो 1 के यानी वो किलोग्राम में है, और ऑस्मोलैरिटी मीन वो लीटर्स में है। बस फर्क इतना है, अदरवाइज ये ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी ये एक जैसी है। गॉट द पॉइंट? मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं चार्ज चल रही। जी, समझ आई बात की? कोई बताएगा? सर मोलालिटी आपने बताया है कि कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल उसका 1 हम्म, किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो वो मोलालिटी हो जाएगी। हम्म, ऑस्मोलैरिटी ये है कि वो भी यही चीज है। सब्सटेंस तो हो लेकिन ऑस्मोटिकली ऑस्मोलैरिटी इफेक्टिव भी हो। वही चीज है, ऑस्मोलैरिटी भी वही चीज ऑस्मोटिकली है। एक्टिव। यानी मोलैलिटी या ऑस्मोलैरिटी एक ही चीज है। जी सर। हाँ जी। बाकी ऑस्मोलैरिटी में किलोग्राम पर किलोग्राम है, ऑस्मोलैरिटी में हाँ, और वॉल्यूम दिया हुआ है ऑस्मोलैरिटी उसमें। में पर लीटर होगा। यानी ऑस्मोटिक इफेक्टिव पार्टिकल्स जितने भी हैं, ऑस्मोटिक इफेक्टिव पार्टिकल्स जो हैं, वो अगर किलोग्राम में है तो ऑस्मोलैरिटी है, अगर वो लीटर्स में है तो ऑस्मोलैरिटी है। आप एक नज़र और इसको देखें ना, थोड़ा सा इस पे वो मेडिटेट करें ना इस कंसेप्ट को, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना उस वक्त तक आगे नहीं चल सकते। जी, कर लिया? कंसंट्रेट कर लिया? समझ आई है कुछ? जी सर। इसको थोड़ा सा मेडिटेट करें ना, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से दोबारा चलते हैं। मोल्स, मोल्स जो है ये किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है। यानी कोई भी सब्सटेंस, उसके जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये मोल है। और मोल को ही हम ऑस्मोल कहते हैं कि 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1 मोल। और इसी तरह अगर यही सब्सटेंस 1 लीटर लिक्विड में होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये 1 मोल जो है, या 1 ऑस्मोल जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा, सॉल्वेंट में होगा, तो हम फिर उसकी कंसंट्रेशन को कहेंगे कि ये 1 ऑस्मोल पर लीटर है। 1 ऑस्मोल पर लीटर है। और 1 मिली ऑस्मोल जो है वो होता है 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 ऑस्मोल्स, ये होता है मिली ऑस्मोल। अब हम आ जाते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी या ऑस्मोलैलिटी ये है कि ऑस्मोलैलिटी मोर स्पेसिफिकली कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक इफेक्टिव पार्टिकल्स इन किलोग्राम। और ऑस्मोलैरिटी जो है वो एक्सप्रेस्ड, वो यही चीज जो है वो पर लीटर में, पर लीटर में जो चीज है वो ऑस्मोलैरिटी है। जी, चलो आगे। जी सर। यहाँ तक समझ आ गई ना बात? ये आप लोगों का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा होगा, अभी आप रिसेंटली केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, हमें तो अरसा हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए।
अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रही है ना साथ साथ? अब्दुल रहमान और आफाक बताइएगा। जी सर, हो रही है रिकॉर्ड। हो रही है, चलें हो रही ठीक है, है। रिकॉर्ड हो रही है। अब वही चीज़ जो है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम ये बात करते हैं कि ये क्या है, कि अब यही जो कंसंट्रेशन है ऑस्मोलैलिटी वाली, ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी, ये तकरीबन सिनोनिमसली यूज होती है। यानी पर केजी हो गई तो ऑस्मोलैलिटी हो गई, और पर लीटर होगी तो ऑस्मोलैरिटी होगी। अब सपोज करते हैं, ये देखें, ये भी चलें छोड़ दें, ये अगेन फिर वही इसको थोड़ा सा रिवीजन है कि मोल जो है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है। ऑस्मोल्स जो है वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है, यानी जितना मोल होगा वही उसी को ऑस्मोल कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वो आपको पता ही है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 23 है। ऑस्मोलैलिटी, नंबर ऑफ ऑस्मोल्स डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ऑस्मोलैलिटी का मतलब है कि 1 kg वाटर में, और ऑस्मोलैरिटी जो है वो लीटर में है। बस, बाकी ये रिवीजन होगी। अब हम आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है कि ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो यही जो वाटर है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रिसाइजली इसको थोड़ा सा देख लें कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अगेन इसमें देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ये जो वाटर, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जब मूव करेगा तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब चूंकि ये लिक्विड में है तो ये ऑस्मोलैलिटी होगी या ऑस्मोलैरिटी होगी? सर ऑस्मोलैरिटी होनी चाहिए। हाँ, आर आएगा, ऑस्मोलैरिटी। लिक्विड में जब है तो ऑस्मोलैरिटी होगी। अब इसमें टर्म यूज होती हैं, ये 3 आइसोस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म है कि जब ऑस्मोलैरिटी जो बॉडी फ्लूइड्स की है, एक तरफ का बॉडी फ्लूइड और दूसरी तरफ का बॉडी फ्लूइड, दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम हो तो उसको हम कहेंगे आइसोस्मोटिक। हाइपर ऑस्मैटिक के हायर ऑस्मोलैरिटी देन बॉडी फ्लूइड्स, और हाइपो ऑस्मैटिक कहेंगे लोअर ऑस्मोलैरिटी देन द बॉडी फ्लूइड्स। अब आइसोस्मोटिक फ्लूइड यानी सपोज करते हैं कि एक पेशेंट है, उसको हमने फ्लूइड देना है। अभी चूंकि ये आपके लेवल की चीज़ नहीं है इसलिए इस पर इतना मैं डिटेल से बात नहीं करूंगा कि कौन सा फ्लूइड देना है, बस जनरल बात करते हैं कि एक पेशेंट है, उसको फ्लूइड की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि उसको कौन सा फ्लूइड की जरूरत है, आया कि उसकी क्या चीज़ कम हुई है। अब अगर हम उसको एक ड्रिप लगाते हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी और हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी सेम है, तो उस वो जो फ्लूइड होगा, जो वो जो ड्रिप होगी, उसको हम कहेंगे आइसोस्मोटिक। टाइम आउट होने वाला है, काइंडली अटेंडेंस भी ले लें साथ कोई भी। और अगर हम उस पेशेंट को ऐसा फ्लूइड लगाएं कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे हाइपर ऑस्मोटिक। यानी हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, हमारी बॉडी के अंदर पर लीटर जो ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो कम है और उस फ्लूइड में ज्यादा है जो हमें इंजेक्ट किया जाएगा। और अगर उस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी के फ्लूइड से कम होगी तो हम उसको कहेंगे हाइपोस्मोटिक फ्लूइड। वॉन हॉफ लॉ बड़ा सिंपल सा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स। कि जितना एक सॉल्यूशन में जो उसका प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो उतना ही ज्यादा होगा जितने उसके अंदर पार्टिकल्स, एक्टिव पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। इसको हम कहते हैं वॉन हॉफ्स लॉ। सिंपल है ये भी, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब देखें कि ऑस्मोटिक, अब हम आ जाते हैं 0.9% नॉर्मल सेलाइन। ये जो सोल्यूशन है ना, ये फ्रीक्वेंटली मेडिकल प्रैक्टिस में ये यूज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि 100 मिलीलीटर, ये बाजार में आपको बड़ा आराम से मिल जाएगा, और इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। 0.9% नॉर्मल सेलाइन जो है ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन है।
आप एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में होता है, या 1 लीटर की जो बॉटल होती है बाजार में मिलती है, पेशेंट्स को लगाई भी जाती है, 500 ml की मिलती है और 1 लीटर की भी मिलती है। तो 1 लीटर का जो बॉटल होती है ना, उसमें 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो उसको भी ये दिया जाता है, डिहाइड्रेशन हो उसमें भी ये दिया जाता है। इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब ऑस्मोलैरिटी जो है हमारी बॉडी फ्लूइड की, वो क्या है? ये दोनों चीज़ें अभी हमने डिस्कस की ना, आइसोस्मोटिक, हाइपोऑस्मोटिक और हाइपर ऑस्मोटिक। उसमें हमने देखा कि कौन सा फ्लूइड जो है वो हाइपो है, कौन सा हाइपर है, कौन सा आइसो है, उसका कंपैरिजन हमने बात की कि बॉडी फ्लूइड के साथ क्या है। तो पहले तो मैंने आपको फ्लूइड बता दिया कि एक आइसोटोनिक फ्लूइड बता दिया, इसी तरह दूसरे फ्लूइड भी होते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक भी। लेकिन अभी और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या है कि हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी जो है ना, ऑस्मोलैरिटी यानी पर लीटर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स पर लीटर, ये बेसिकली सोडियम और क्लोराइड आयंस की वजह से ही होती है। तो जब भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो उसके साथ ये भी लॉस हो जाती है, तो इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो इंजेक्ट करना पड़ता है। अब इससे आपको ये वाली जो डायग्राम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब ये देखें, ये रेड ब्लड सेल है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसको रखा रेड ब्लड सेल्स को, तो उसके नतीजे में ये रेड ब्लड सेल्स में कोई चेंज नहीं आई। लेकिन जब हमने उसको आरबीसीज को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या था? जिसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई या ज्यादा थी, सेलुलर ज्यादा थी। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो फ्लूइड है, यहाँ पे वाटर ज्यादा था, तो वाटर ने मूव करना था आउटसाइड, क्योंकि इधर वाटर कम है, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाए। और जब इसी सेल को हमने इस सोल्यूशन में रखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक मतलब अब इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, वाटर ज्यादा है, तो अब वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल, जिसकी वजह से सेल जो है स्वेल होके बर्स्ट कर जाएगा। जी, गॉट द पॉइंट? जी सर। सिंपल है। आइसोटोनिक नो नेट मूवमेंट, hypertonic movement of water from cells to the outside, and hypotonic, here water will move from solution to the cell. आइसोटोनिक सोल्यूशन यही है जिसको हम कहते हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और ये याद रखें 5% ग्लूकोज अभी चलें, वो भी आइसोटोनिक है, लेकिन 0.9% नॉर्मल से लाएं सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नॉर्मल से लाएं। ये अगर आपने ये चीज़ें समझी ना, तो आपके लिए पेशेंट मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा, ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई। ये है आइसोटोनिक। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी, ये सॉरी, ये जो है ये होगी 282 मिली ऑस्मोल से कम। ये वाली डायग्राम पे फिर वापस आता हूँ, 282 जो है वो आइसोटोनिक, ये 280 या 282। अब इससे जिसकी कम होगी तो वो हाइपोटोनिक होगा, और जिसकी इससे ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक होगा। अच्छा जी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है जिसकी 280 से या 282 से ऑस्मोलैरिटी ये कम होगी। अब अगर हम यही नॉर्मल सेलाइन वाला जो सोल्यूशन है 0.9%, ये हम ले लें 0.45%, ये मिलता है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड से वो ज्यादा होगा तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, अटेंडेंस ले लिया आप लोगों ने? यस सर। जी, बस यही कॉन्सेप्ट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको मिल गया। बाकी जो है इसमें इतनी खास बस ये है कि अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो वो क्या करेगा कि सेल को
हाइपरटोनिक अगर लेंगे तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। अगर हम हाइपोटोनिक लेंगे तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएंगे। यही प्रिंसिपल जो है वो यूज़ होता है। आपने कभी शायद देखा हो कि जो क्वैक्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता ये चीज़ें, तो वो हर किसी को ड्रिप लगा देते हैं। पेशेंट गया क्योंकि उन्हें पता है कि ये ड्रिप लगाएंगे, पता नहीं आजकल कितने पैसे ले रहे हैं, 900, 1000, 1200 जितने लेते हैं। वैसे जो पेशेंट है उसने 25-30 रुपए देने हैं, तो ये ड्रिप लगाओ जी, ताकत की ड्रिप लगा रहे हैं, कभी किसी को कुछ लगा रहे हैं। उसमें क्या होता है, तो उनको कंसेप्ट होता नहीं है कि इसको कौन सा सोल्यूशन चाहिए। आया इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन देना है, आया इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन देना है, या हाइपरटोनिक देना है। वो पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन देख के, इवन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के जो पेशेंट होते हैं ना, सीसीएफ के पेशेंट जो होते हैं, उनको भी वो ड्रिप लगा देते हैं। बट उसके नतीजे में क्या होता है कि वो पेशेंट जो है वो एक्सपायर कर जाता है, या उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो सीरियस हो जाता है, क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं है। तो ये कंसेप्ट जो है आपको, ये आ गया। टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हो रहा है, 3 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट रह गया। ठीक है जी, समझ आ रही है? किसी को बताइएगा। जी जी सर। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी अभी हम आगे चलेंगे जब रीनल सिस्टम में ना, उसमें थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी हैं, वो ज़रा सामने पढ़ाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।